हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हरिओम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी टॉप साइंस पर। फ्रेंड्स, आज एक नई धमाकेदार जो क्लास है उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको एक बेहतर साइंस उपलब्ध कराई जाएगी। और हम जो पढ़ रहे थे, लास्ट हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, हमने कुछ क्लासें ली हैं, आप उनको ज़रूर देखें और देखकर आप जो है कि आप देखना कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आते हैं और हमने किस प्रकार से इसको पढ़ाया है। अब देखिए, हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो आहार नाल के बारे में देखा था, और आज हम जो देखेंगे वो पाचन ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। पाचन ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पाचन जो ग्रंथियाँ होती हैं मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव में पाचन ग्रंथियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मानव में पाचन ग्रंथियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन एक ग्रंथि और होती है, वो हम देखेंगे कौन सी होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर 1 पर जो ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। कौन सी है? लार ग्रंथि। और नंबर 2 पर हम बात करते हैं यकृत ग्रंथि की, जिसे हम लीवर बोलते हैं। नंबर 3 की अगर बात करें तो देखिए, वैसे तो ये मुख्यतः 3 ही होती हैं, लेकिन यहाँ हम देखें तो जठर ग्रंथियाँ और होती हैं। कौन सी होती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती हैं। तो हम कह देते हैं मुख्यतः तो 3 होती हैं, लेकिन चौथी भी होती है। कौन सी होती है? चौथी ग्रंथि और होती है, जिसे हम जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। तो अब देखिए, नंबर 4 पर हम देखते हैं कि इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 पर होती है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रीज जिसे बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो लार ग्रंथियाँ हैं मानव में मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन एक प्रकार और होता है जठर ग्रंथियों का। ठीक है, तो जठर ग्रंथियाँ होती हैं आमाशय में, उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ग्रंथियां हैं उनको हम 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब हम एक एक की इनकी बात करते हैं कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इनका क्या काम होता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लार जो ग्रंथि है वो कहाँ और किस प्रकार से होती है और उसका क्या कार्य होता है। तो चलिए, अब हम बात करें कि नंबर 1 लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि। इसको हम सैल्वरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल्वरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए, अब बात करते हैं हम कि लार ग्रंथि क्या होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो लार ग्रंथि है ये कहाँ होती है? ये मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, मुख गुहा में पाई जाती है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, मुख गुहा में पाई जाती है। और हम देखते हैं कि यह लार स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? यह लार स्रावित करती है। ठीक है, हम देखें कि लार स्रावित करती है, तो लार है क्या? हमने ये तो देखा कि जो लार ग्रंथि है वो मुख गुहा में होती है और ये लार स्रावित करती है। ठीक है, अब लार क्या है? तो देखिए, हम जब भी कभी अगर हमारी मनपसंद चीज़, जैसे कि अगर बात करें गोलगप्पे की, तो गोलगप्पे का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। तो वो जो पानी है, वो जो लार है, वो उसे हम लार कह रहे हैं। उस पानी को हम क्या कह रहे हैं? लार कह रहे हैं। जो कि कैसी होती है? तो हम बात करें कि लार जो होती है वो होती है, यानी कि चिपचिपा। हम ऐसे लिख देते हैं इसको कि लार एक चिपचिपा श्लेष्मा तरल
मिश्रण है, तरल मिश्रण है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो लार है वो कैसा है, एक चिपचिपा श्लेष्मा तरल मिश्रण है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, देखिए ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। ये बात हमें याद रखनी है, ये क्षारीय होता है। इसका पीएच मान अगर बात करें तो पीएच मान जो है, पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है, तो ये जो बात है ये हमने देखी। और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि यह बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्षारीय होता है, पीएच मान 6.8 होता है और ये बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अब देखिए बहिस्रावी कैसे है कि हम जब ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, एक लेसन होगा, एक क्लास होगी अपनी जिसमें स्पेशल ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिस्रावी, एक होती है मिश्रित। ठीक है, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, ये तो मुख्यतः जो बात हुई लार के बारे में हुई, जो हमने विशेष बातें जो की हैं ये लार के बारे में की हैं। अब हम देखते हैं कि लार में होता क्या है। लार जो है इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि लार का संगठन, कि लार में होता क्या है। लार का संगठन हम देख लेते हैं कि लार का संगठन क्या है। लार का संगठन क्या है, तो देखिए हम बात करें तो इसमें 99.5% क्या होता है, इसमें जल होता है। क्या होता है, जल होता है। 99.5% इसमें जल होता है। अब अगर शेष जो 0.5% है उसमें क्या होंगे, 0.5% में हम देखते हैं कि 0.5% में एक तो होंगे क्या, 0.2%। 0.2% तो होंगे इसमें कार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण होंगे। ठीक है, कार्बनिक लवण होंगे। और 0.3% जो होगा इसमें कार्बनिक, 0.3% जो है इसमें क्या है, कार्बनिक लवण। क्या है, कार्बनिक लवण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको मैं यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक लवण हैं, कार्बनिक जो लवण हैं, इन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट। और इसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक साल्ट हम इन्हें बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक साल्ट है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होता है देखिए NaCl होता है और एक होता है KCl होता है। और इसमें क्या होता है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि NaCl क्या है और KCl क्या है। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, पोटेशियम क्लोराइड, कि हमने क्या देखा कि NaCl और जो KCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अब अगर हम बात करें किसकी, ऑर्गेनिक साल्ट की, तो ऑर्गेनिक साल्ट में देखिए क्या होता है, एक तो होता है श्लेष्मा। इसमें क्या होता है, श्लेष्मा होता है। हम बात करेंगे श्लेष्मा क्या काम करता है। एक होता है टाइलिन होता है, टाइलिन यानी कि एमाइलेज, जिसे हम बोलते हैं एमाइलेज। ठीक है, एक होता है माल्टेज, क्या होता है, माल्टेज। एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिक साल्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक साल्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा लार का संगठन देखा। और लार का संगठन में हमने क्या देखा कि लार में क्या क्या होता है।
तो लार में होता है 99.5% तो जल होता है, इसमें 0.5% में कार्बनिक और एक कार्बनिक साल्ट होते हैं। एक कार्बनिक साल्ट में देखें तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.2%, और जबकि कार्बनिक लवण में 0.3% होता है श्लेष्मा, टाइलिन, एमाइलेज, माल्टेज और लाइसोजाइम। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो श्लेष्मा है और टाइलिन है, ये लाइसोजाइम जो है, ये किस प्रकार होते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ कि हमने यहाँ तक तो देख लिया है। अब हम देखेंगे एक एक को ऑर्गेनिक साल्ट में कि ऑर्गेनिक जो साल्ट है उसमें अगर बात करें हम श्लेष्मा की, किसकी बात करें, श्लेष्मा की अगर बात करें हम, तो श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा क्या है। तो देखिए जो श्लेष्मा होता है वो एक हमारी जो मुख गुहा होती है उसमें एक झिल्ली की तरह होता है। किसकी तरह होता है, झिल्ली की तरह होता है। तो हम कह देते हैं यह मुख गुहा में, यह मुख गुहा में झिल्ली के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, झिल्ली के रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है या होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ये तो बात हो गई श्लेष्मा की। अब हम बात करें टाइलिन या एमाइलेज की। टाइलिन या एमाइलेज की अगर हम बात करें, नंबर टाइलिन या एमाइलेज, दोस्तों हम बात करेंगे कि टाइलिन और एमाइलेज क्या है। तो देखिए कि जो टाइलिन है इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि जो भोजन में स्टार्च है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भोजन की स्टार्च, भोजन में जो स्टार्च है, भोजन में जो स्टार्च है उसको किस में बदल रहा है, उसको बदल रहा है माल्टेज में। किस में बदल रहा है, माल्टेज में बदल रहा है। कौन बदल रहा है, टाइलिन बदल रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखकर कि स्टार्च जो है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टार्च को किस एंजाइम की उपस्थिति में माल्टेज में बदला जाता है। तो स्टार्च को माल्टेज में बदल रहा है कौन, एमाइलेज या टाइलिन, एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि टाइलिन जो है भोजन में स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है, माल्टेज में यानी कि डाइसैकेराइड में बदल देता है। ठीक है, स्टार्च यानी कि क्या है, पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है। और ये क्या है, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, डाइसैकेराइड है। अब माल्टेज जो है, अब क्या होगा, माल्टेज जो है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है ग्लूकोज में। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो माल्टेज है, माल्टेज जो है ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में, माल्टेज की उपस्थिति में। तो ये काम किसका है, ये काम है टाइलिन एमाइलेज का। किसका काम है, टाइलिन एमाइलेज का, जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि जो श्लेष्मा है वो क्या कर रहा है, ये मुख गुहा में एक झिल्ली के रूप में होता है ना। अब हम बात करें टाइलिन की, तो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च यानी कि भोजन में जो स्टार्च है उसको माल्टेज में बदल रहा है। ठीक है, और जो माल्टेज है वो क्या हो रही है, माल्टोज जो है, ठीक है, इसको हम माल्टोज बोल दें, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लाइसोजाइम है, जो लाइसोजाइम है इसका क्या काम है। तो चलो अब हम बात करते हैं लाइसोजाइम की। किसकी बात करते हैं, लाइसोजाइम की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए लाइसोजाइम, हम देखेंगे लाइसोजाइम हम देख रहे हैं, और लाइसोजाइम में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या काम हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब भी हम भोजन करते हैं,
जब हम भोजन करते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि अनजाने हमें हम गलत भोजन कर लेते हैं या खान पान शुद्ध नहीं होता, जो खाना शुद्ध नहीं होता, भोजन शुद्ध नहीं होता, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। और शुद्ध भोजन में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो अंदर जाता है ना, और वो हमें क्या कर देता है, बीमार कर देता है और हमें हानि पहुंचाता है। लेकिन उसको हमारे अंदर आमाशय तक पहुंचने से पहले ही ये क्या कर देता है, लाइसोजाइम उसको नष्ट कर देता है। तो हम कह देते हैं कि लाइसोजाइम यह, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यह भोजन के साथ, यह भोजन के साथ आए, भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो लाइसोजाइम है ये भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो देखिए अब अगर हम बात करें कि लाइसोजाइम और कहीं भी मिलता है क्या, लार के अलावा, लार के अलावा और कहीं मिलता है क्या? अब देखिए आप इनको समझिए कि लार में ही उपस्थित हैं, लार में ही उपस्थित हैं कौन, श्लेष्मा, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम कहाँ है, लार में ही उपस्थित है और लार में क्या कर रहा है, ये भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु को मुख गुहा में ही खत्म कर देता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें लाइसोजाइम क्या कहीं और जगह भी पाया जाता है? जी हाँ, पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? देखिए यह स्वेद यानी कि पसीना, आंसू, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मूत्र, मल में भी पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सीरम, क्या है, सीरम, ठीक है, वीर्य में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और इसी के कारण हमारे पसीने में क्या आती है, बदबू आती है। क्या आती है? बदबू आती है। ठीक है, अब देखिए गाय के मूत्र को क्यों पिया जाता है? गाय के मूत्र को इसलिए पिया जाता है कि गाय के मूत्र में सर्वाधिक लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम है गाय के मूत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, एक मेडिसिन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो चलिए ये तो बात हो गई लाइसोजाइम की। ठीक है, हमने लार का संगठन देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो लार है उसके क्या क्या काम हैं, लार के क्या क्या काम हैं उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लार के कार्य, लार के कार्य यहाँ लिख देता हूँ मैं। और अब हम देखेंगे कि लार किस प्रकार से उपयोगी है। कुछ तो हमने यहाँ पढ़कर देखकर समझ लिया है कि लार कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। नंबर 1 अगर बात करें तो यह मुख को साफ रखती है, मुख गुहा को साफ रखती है, साफ रखती है। यानी कि एक तरह से हमारी जो मुख गुहा है उसकी सफाई करती है। ठीक है, नंबर 2 अगर बात करें तो यह श्लेष्मा झिल्ली व मुख गुहा की सुरक्षा करती है। ठीक है, कि किससे सुरक्षा करती है? सुरक्षा करती है यानी कि अम्लीय व हानिकारक पदार्थों से। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि जो लार है ये श्लेष्मा झिल्ली व मुख गुहा की सुरक्षा करती है। ठीक है, किससे करती है? अम्लीय व हानिकारक पदार्थों से। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 3 पर, लार जो है, लार कुछ जीवों में, कुछ जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जैसे कुत्ता होता है, ठीक है, वो लार जो है निकालता रहता है, स्रावित करता रहता है लगातार। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं लार कुछ जंतुओं में तापमान, ऐसे लिख सकते हैं हम कि शरीर
तापमान को, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। कौन करती है? लार करती है। ठीक है। अब देखिए नंबर 4 अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि लार जो है शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है, जल का संतुलन बनाए रखती है। हम कह देंगे कि लार शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये जो है मोस्टली जो कार्य हैं लार के, ये हमें याद रखने हैं। ठीक है। तो यह मुख गुहा व मुख गुहा को साफ रखती है। ये श्लेष मछली का मुख्य जो मुख गुहा की सुरक्षा करती है। ठीक है। लार कुछ जंतुओं में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है और लार शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा मुख शुष्क हो जाता है, तो हम क्या होता है कि पानी की कमी आती है। देखते हैं कि जो लार ग्रंथि है वो कितने प्रकार की होती है, कि लार ग्रंथि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि लार ग्रंथि के प्रकार हम देख रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए लार ग्रंथि जो होती है ये 3 जोड़ी होती है। कैसी होती है? 3 जोड़ी होती है। यानी कि अगर बात करें तो संख्या में 6 होती हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। ठीक है। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 जो होती है वो होती है सबलिंगुअल। कौन सी होती है? सबलिंगुअल। और नेक्स्ट जो तीसरे नंबर की है वो होती है सबमैंडिबुलर। या हम इसे कह सकते हैं कि सबमैक्सिलरी। ठीक है। तो ये 3 होती हैं लार ग्रंथियाँ। ठीक है। 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, यानी कि इनकी संख्या 2-2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2-2 होती है। तो ये कुल 6 होती हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पैरोटिड ग्रंथि, सबसे पहले अगर बात करें पैरोटिड ग्रंथि तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है कि जो पैरोटिड ग्रंथि है हमारे मुख में होती है। ठीक है। और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। तो हम कह देते हैं ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। हम बात करेंगे कि यह मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये मुख में, या हम कह सकते हैं यह मुख में बाह्य कर्ण के नीचे स्थित होती है। ठीक है। नीचे स्थित होती है। अब देखिए जो हमारे कर्ण हैं, कान है दोनों। ठीक है। इन कानों के नीचे जहाँ पर दोनों जबड़े जुड़ रहे हैं, जॉइंट है, वहाँ पर ये होती हैं, दोनों साइड होती हैं। ठीक है। 2 इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है, एक इधर और एक इधर। ठीक है। ये बात तो हो गई किसकी? ये बात हो गई पैरोटिड ग्रंथि की। अब हम बात करें नेक्स्ट सबलिंगुअल। किसकी बात कर रहे हैं? सबलिंगुअल की अगर बात करें तो देखिए यह कहाँ स्थित होती है। तो हम देख लेते हैं कि यह जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? यह जीभ के नीचे स्थित होती है, जीभ के नीचे स्थित होती है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो सबलिंगुअल ग्रंथि है, सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि है वो हमारी जीभ के नीचे स्थित होती है। ठीक है। अब देखिए यह सर्वाधिक लार श्रावित करती है, सर्वाधिक लार श्रावित करती है। ठीक है। श्रावित
करती है। कौन सी? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन कि ये सर्वाधिक लार स्रावित करती है। कौन सी? सबलिंगुअल ग्रंथि। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये देखिए किस में नहीं पाई जाती, तो हम कह देते हैं कि यह चूहा व छछूंदर में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो सबलिंगुअल ग्रंथि है वो छछूंदर में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की, तो इसमें देखिए यह जो स्थित होती है, ये जो हमारा जबड़ा होता है नीचे वाला, इसमें जो कृतनक दांत होते हैं उनके पीछे स्थित होती है, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह निचले जबड़े में कृतनक दांतों के दोनों ओर, कृतनक दांतों के पीछे हम कह देते हैं कृतनक दांतों के पीछे दोनों ओर स्थित होती है, दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? सब मैंडिबुलर की। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखनी है कि यह खरगोश व घोड़े में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। ठीक है, यह किस में नहीं पाई जाती? यह खरगोश व घोड़े में नहीं पाई जाती। तो ये हमने देखी कि लार ग्रंथि के जो प्रकार हैं उनके बारे में हमने देखा। तो क्या देखा कि लार जो ग्रंथि है ये 3 जोड़ी होती है। ठीक है, यानी कि 3 होती हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। ठीक है, अब इनकी संख्या 2-2 होती है। और हम देखते हैं सबसे पहले पैरोटिड ग्रंथि को। तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, और ये मुखगुहा में बाह्य कर्ण के नीचे स्थित होती है। और सबलिंगुअल की अगर बात करें तो इसमें देखिए ये जीभ के नीचे स्थित होती है। ठीक है, और ये सर्वाधिक लार स्रावित करती है। यह चूहा व छछूंदर में नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि यह सर्वाधिक लार स्रावित करती है। ठीक है, अब देखिए सब मैंडिबुलर की अगर बात करें तो यह ग्रंथि नीचे जबड़े में कृतनक दांत होते हैं नीचे जबड़े में, ठीक है, उनके पीछे स्थित होती है। और यह घोड़े व खरगोश में नहीं पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हुई लार के बारे में। लार की जो यकृत ग्रंथि, किसके बारे में देखेंगे? यकृत ग्रंथि के बारे में देखेंगे कि यकृत ग्रंथि की कैसी और किस प्रकार से व्यवस्थित होती है और इसका कार्य क्या है। तो चलिए बात करें नंबर 2 की। नंबर 2, तो यह है यकृत ग्रंथि, जिसे हम क्या कह रहे हैं? यकृत ग्रंथि को हम कह रहे हैं लीवर। क्या कह रहे हैं? लीवर। ठीक है, ये बात करते हैं लीवर की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है लीवर क्या है। लीवर एक ग्रंथि है, और कैसी ग्रंथि है? पाचक ग्रंथि है। और भी कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। तो चलिए हम मोस्टली कुछ बातें यहाँ याद रखते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले अगर बात करें यकृत ग्रंथि की, सबसे पहले अगर हम बात करें यकृत ग्रंथि की कि यकृत ग्रंथि जो है किस प्रकार से है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। कैसी है? पाचक ग्रंथि है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 अगर हम देखें इसके बारे में, तो यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बारे में देखें तो हमें पता लगता है कि यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। कैसा है? आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग
है। जबकि अगर बात करें, जबकि बाह्य सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है त्वचा। कौन सा है? त्वचा। यानी कि हम बात करें स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन बाह्य अंगों में सबसे बड़ा अंग है इसके। तो ये मोस्टली जो बातें हैं हमें याद होनी चाहिए। कभी कभार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो ये मोस्टली जो बातें हैं हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई मोस्टली जो हम यकृत के बारे में देख रहे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि जो यकृत होता है, यकृत जो होता है कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि यह, अगर इसकी स्थिति को हम देखें, इसकी स्थिति को हम देखें और जानें, तो हम देखते हैं कि यह कहाँ स्थित होता है। यह डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा में, कहाँ होता है? उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? दाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, स्थित होता है। जब हमने पाचन तंत्र देखा तो पाचन तंत्र में हमने देखा, क्या देखा? पाचन तंत्र में हमने देखा कि ये क्या है? ये ग्रासनाल है, और ये क्या है? आमाशय है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यकृत है, और यहाँ पर अग्नाशय जो ग्रंथि है। तो हमने देखा यहाँ डायफ्राम होता है ऊपर, तो डायफ्राम के नीचे, और ये कौन सा है? दाईं तरफ है। किस तरफ है? दाईं तरफ है। तो ये बात हमने देखी है कि यकृत जो होता है डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? उदर गुहा। ये उदर गुहा है, और इससे ऊपर क्या है? वक्ष गुहा है। तो उदर गुहा में दाईं तरफ स्थित होता है। तो ये तो बात हुई इसकी स्थिति की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो यकृत है इसका कितना तो वजन होता है, ठीक है। हम बात कर लें कि अगला नेक्स्ट अगर हम देखें इसको बिंदु में, तो देखिए ये जो यकृत होता है इसका वजन हम कह देते हैं, इसका वजन जो होता है कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी चौड़ाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई होती है इसकी 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। यानी कि एक तरह से ये जो चौड़ाई है कितनी है? 15 से 22 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए हम क्या देखते हैं कि जो यकृत है, यकृत में क्या होता है? यकृत जो होता है इसका जो निर्माण है एंडोडर्म से होता है। हम लिख देते हैं कि यकृत का निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। किससे होता है? एंडोडर्म से होता है, भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यकृत का निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यकृत पालियों से मिलकर बना होता है। यकृत पालियों से, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि यकृत पालियों से मिलकर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि यकृत पालियाँ क्या हैं? यकृत पालियाँ एक तरह से क्रियात्मक इकाई हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः यकृत पालियाँ जो हैं, यकृत की क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। क्या हैं? क्रियात्मक इकाइयाँ हैं या संरचनात्मक इकाइयाँ हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हमने की है कि यकृत का निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म से होता है, यकृत पालियों से मिलकर बनता है। ये यकृत पालियाँ क्या होती है? क्रियात्मक इकाइयाँ होती है। और यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और जबकि बाह्य अंग सबसे बड़ा कौन सा है? त्वचा है, ठीक है। यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में जो कि हमने देखा वहाँ स्थित होता है, ठीक है। इसका वजन 1.5 kg, चौड़ाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए कुछ रोचक बातें और देखते हैं हम कि इसके बारे में
कि यकृत और क्या क्या विशेषता रखता है। तो इसको तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ देख लेते हैं कि यकृत जो है, हम बात करें कि यकृत में देखिए निराविषीकरण की क्रिया होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि चलो वो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो शराबी होता है, क्या होता है कि शराबी की जो जांच है, कि शराबी की जो जांच है वो संक्रमित हो जाता है शराबी व्यक्ति, तो उसकी जांच कहाँ होती है? यकृत में होती है। तो हम कह सकते हैं शराबी का जांच परीक्षण यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है, ठीक है। शराबी का जांच परीक्षण यकृत द्वारा होता है। अब हम देखें कि जो है कि जब कोई व्यक्ति पॉइजन या जहर खा लेता है तो उसका भी परीक्षण कहाँ होता है? यकृत से ही होता है। हम कह लेते हैं कि जहर खाने वाले व्यक्ति के संक्रमण का परीक्षण यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो यकृत है इसे हम मानव शरीर की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी या जैव रासायनिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः यकृत को मानव शरीर की लेबोरेटरी या हम कह सकते हैं जैव रासायनिक प्रयोगशाला, जैव रासायनिक प्रयोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला कहते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा कि यकृत से ही हमें पता लग रहा है इसकी जांच करके कि इस व्यक्ति ने जो है जहर खाया है, ठीक है, और उसके संक्रमण का जो खतरा है वो किस प्रकार है, और जो भी शराबी व्यक्ति है उसके संक्रमण जो ज़्यादा शराब पी लेता है। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभार जब व्यक्ति ज़्यादा शराब पी लेता है तो यकृत से संबंधित एक रोग होता है जिसे हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि शराबी, ऐसे लिख देते हैं, अत्यधिक शराब पीने से शराबी व्यक्ति के यकृत में संक्रमण हो जाता है जिससे लीवर सिरोसिस रोग होता है, लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, कि हम क्या देख रहे हैं कि यकृत ग्रंथि में हमने ये तो देख ही लिया। यहाँ हमने देखा कि शराबी व्यक्ति की जांच और जहर खाए हुए व्यक्ति की जांच जो होती है यकृत से ही होती है, ठीक है। और अब यकृत को हम मानव शरीर की प्रयोगशाला या जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। और जो अत्यधिक शराब पीता है व्यक्ति, उसका लीवर इफेक्ट होता है, लीवर पर संक्रमण होता है, जिससे उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम लीवर सिरोसिस कह रहे हैं, लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाते हैं, ठीक है। बहिस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, पाचक ग्रंथियाँ। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो हैं यकृत के बारे में वो हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ रफ, और अब हम देखेंगे यकृत के बारे में क्या कुछ और भी है। हाँ, और भी हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है यकृत में। तो चलिए अब हम यकृत में देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। तो देखिए यकृत जो है
यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि यकृत में क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन। यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, लेकिन जो मस्तिष्क होता है, हम यहाँ लिख देते हैं लेकिन मस्तिष्क में जन्म के बाद समाप्त हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि जो लीवर होता है उसमें क्या होता है? उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है लीवर में, और जो मस्तिष्क होता है वो क्या है कि उसमें भी होती है, लेकिन जन्म लेने के बाद वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो देखिए पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन को अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि जो पुनरुद्भवन है उसमें क्या होता है कि क्षतिग्रस्त अंग व कोशिका अंगों का पुनः उत्पन्न होना, यानी कि जो क्षतिग्रस्त अंग हैं या कोशिका अंग जो हैं वो क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कोशिका अंग, तो वो क्या पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम बात करें छिपकली की पूंछ के बारे में अगर बात करें तो इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और अगर बात करें हम नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रा की बात करें, ठीक है, हाइड्रा की बात करें तो और कहाँ हमारे शरीर में पुनरुद्भवन पाया जाता है? लगभग सभी अंगों में, कुछ अंगों को छोड़कर पाया जाता है। जैसे कि स्किन जो होती है, कभी कभार क्या होता है कि हमारी चोट लगती है और कुछ दिनों बाद स्किन क्या हो जाती है? सही हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यकृत के बारे में इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो यकृत है उसके कार्य क्या हैं, यकृत के कार्य क्या हैं। तो अब हम देखेंगे यकृत के कार्यों के बारे में। उसके बाद यकृत जो है समाप्त हो जाएगा और फिर हम यकृत के बाद नेक्स्ट जो ग्रंथि है उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं यकृत के कार्य। तो अगर हम बात करें यकृत के कार्यों की, ठीक है, यकृत के कार्यों की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर देखें तो यह पित्त स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्त स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्त रस स्रावित करता है। ठीक है, पित्त रस स्रावित करता है। अब हमने देखा है कि जो पित्त है वो कहाँ जुड़ा हुआ होता है? यकृत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होती है कि जो यकृत ग्रंथियाँ होती हैं पित्त रस स्रावित करती हैं। ठीक है, अब जो पित्त रस है, ठीक है, जो पित्त रस है ये क्या होता है कि यह वसा का पायशीकरण करता है, यह वसा का पायशीकरण करता है। ठीक है, पायशीकरण करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। कौन? पित्त रस बचाता है। और हम कह सकते हैं कि यह भोजन का पाचन नहीं करता, यह भोजन का पाचन नहीं करता। और कैसा होता है? यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? एक तरह से क्षारीय होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पित्त रस के बारे में देखा। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पित्त रस स्रावित करता है, ठीक है, नंबर 2 हम देखें कि जो यकृत है ये क्या करता है? यह आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो क्या करता है यकृत? उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, बदल देता है। जबकि
जबकि जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, जिसे हम इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जबकि क्या होता है, जबकि शर्करा की मात्रा कम होने पर, यानी कि जबकि शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर क्या करता है कि यकृत होने पर यकृत ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यकृत क्या करता है, आवश्यकता से अधिक शर्करा या ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिस कह रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, और हम बात करें तो यदि शर्करा की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, मैंने लिख दी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर 3 की, तो हम देखते हैं नंबर 3 में कि जो यकृत है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह यूरिया का संश्लेषण करता है। क्या करता है, यह यूरिया का संश्लेषण करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। कौन, यकृत, यह यूरिया का संश्लेषण करता है। और क्या करता है, नंबर 4, अब हम ऊपर लिखते हैं इसको। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक हो ही गई कि जो है यकृत ये मुख्य कार्य पित्रस्रावित करता है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल देता है, और ये यूरिया का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, मुख्य बात हो गई, और इसके बारे में पित्ररस के बारे में बात हो गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्या यकृत के और भी कार्य हैं? हाँ, यकृत के और भी कार्य हैं सर। कौन कौन से हैं? तो वो हम देखेंगे कि कुछ और इम्पोर्टेंट कार्य रह चुके हैं कि जिन्हें यकृत करता है मानव शरीर में। इसकी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं यकृत के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो यकृत जो होता है, यकृत हेपेरिन का निर्माण करता है। ठीक है, हेपेरिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हेपेरिन का निर्माण करता है। ठीक है, इसको देखेंगे क्या है हेपेरिन। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यकृत जो है एक तरह से हम बात करें कि जो भ्रूण में यकृत भ्रूण में रक्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रक्त का निर्माण करता है। और देखिए इसमें कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यकृत में क्या होती हैं? कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं। कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं। अब इन कोशिकाओं का क्या काम है? कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं जो कि क्या काम कर रही हैं? यकृत जो कुफ्फर कोशिकाएं होती है ये क्या काम कर रही हैं? मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं। क्या करते हैं? मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो यकृत है वो उसमें कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं जो कि मृत आरबीसी का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। ठीक है, तो हमने ये देखे कि जो यकृत है इसमें हेपेरिन का निर्माण होता है। ठीक है, हेपेरिन क्या होती है? हेपेरिन यानी कि एक तरह से प्रोटीन होती है जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें रक्त को जमने से बचाती है, ठीक है, यकृत भ्रूण के रक्त का निर्माण करती है, भ्रूण में रक्त का निर्माण करती है। ठीक है, और यकृत में कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं जो कि मृत आरबीसी का क्या करती है? भक्षण करती हैं। और भी देखिए जो यकृत जो है यह यकृत
प्रोथैम्बिन यानी कि फाइब्रिनोजन, प्रोथैम्बिन फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है, फाइब्रिनोजन का निर्माण करती हैं। अब ये कहाँ काम आती हैं? ये जो ये प्रोटीन है ये कहाँ काम आती है? ये क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का जब थक्का बनता है तो इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है इम्पोर्टेंस कि यकृत के क्या क्या कार्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई यकृत की हमने बात कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे अब जो कोई क्वेश्चन अगर कुछ रह जाता है, माइंड से निकल गया है या फिर ध्यान में नहीं है, तो हम उनको कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, पाचन तंत्र से संबंधित लगभग समथिंग आप मान लीजिए 50 और 100 के समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें हम देख लेंगे अगर कुछ रह चुका है, वैसे मेरी नज़र में कुछ रहा नहीं है, फिर भी अगर रह चुका है तो हम देख लेंगे। तो चलिए ये तो बात हो गई किसकी? यकृत ग्रंथि की। किसकी बात हो गई? यकृत ग्रंथि की बात हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? तो चलो हम एक बार जठर ग्रंथि देखें या फिर हम देखें अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे पहले हम चलो नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पे हम देख लेते हैं क्या? तो चलिए हम जठर ग्रंथि देख लेते हैं। यहाँ जठर ग्रंथि क्या देख लेते हैं? जठर ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, हमने पाचन तंत्र का सिस्टम जो देखा था उसमें देखा था आमाशय, उसके बारे में बहुत कुछ देखा था जिसके कारण अपनी क्लास बहुत लंबी हो गई थी आमाशय के बारे में। और भी बहुत कुछ है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी, अच्छे से समझाया था, शायद ही किसी आप कहीं पढ़ोगे तो आपको वो समझने को मिलेगा। तो आप बने रहें मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साइंस से आप रिलेटिव रखते हो और साइंस से अगर नहीं भी रखते हो तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपको यहाँ देखने को सुनने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जठर ग्रंथि की। तो देखिए जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं ये आमाशय में होती हैं। कहाँ होती हैं? ये आमाशय में पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं आमाशय में पाई जाती हैं। अब देखिए ये निम्न प्रकार की होती हैं, ये निम्न 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, निम्न 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ चित्र से समझाता हूँ। हमने देखा था आमाशय का जो डायग्राम देखा था तो कुछ इस प्रकार था। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये आमाशय है। अब देखिए यहाँ पर तो थी यकृत ग्रंथि, उससे हमें अब कोई लेना देना है नहीं, यहाँ हम आमाशय की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो भाग है, ठीक है, यहाँ हमने क्या कहा था कि ये कार्डियक भाग है, कार्डियक भाग। ठीक है, ये फंडस भाग है। कौन सा भाग है? फंडस भाग है। और ये कौन सा भाग है? ये पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक भाग है। ठीक है, अब देखिए इनमें जो ग्रंथियाँ होंगी, अगर कार्डियक भाग है तो इसमें कार्डियक ग्रंथि, अगर फंडस भाग में फंडस ग्रंथि। ठीक है, और पाइलोरिक भाग में कौन सी ग्रंथि होगी? पाइलोरिक ग्रंथि होगी। तो अब देखिए हम नंबर 1 देखते हैं, यानी कि कार्डियक ग्रंथि कौन सी होती है? कार्डियक ग्रंथि होती है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर होती है, यानी कि फंडस है तो फंडिक ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि। ठीक है, फंडिक ग्रंथि। नंबर 3 की अगर बात करें तो पाइलोरिक ग्रंथि कौन सी होती है? पाइलोरिक ग्रंथि होती है। अब एक एक को देखें तो हम कह देते हैं कि यह कहाँ स्थित होती है? यह फंडस भाग में स्थित होती है, यह कार्डियक भाग में स्थित होती है। किस में होती है? कार्डियक भाग में स्थित होती है। ठीक है, यह कार्डियक भाग में स्थित होती है। और ये क्या स्रावित करती है? यह श्लेष्मा स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? यह श्लेष्मा
श्रावित करती है। अब श्लेष्मा का क्या काम है कि ये भोजन को लसलसा और क्या बनाता है, चिकना बनाता है, जिससे और भोजन को आगे आहार नाल में जाने से आसानी होती है, उसको आसानी से धकेला जा सकता है। ठीक है, तो ये काम है। अब फंडिक भाग की बात करें, फंडिक ग्रंथि की बात करें तो देखिए जो फंडिक ग्रंथि है तो वो कितने प्रकार की होती है हम देखेंगे फंडिक ग्रंथि के बारे में। तो देखिए इस जो फंडिक ग्रंथि है ये कहाँ होती है, तो हम सबसे पहले तो यही कह देते हैं कि यह फंडस भाग में होती है। कहाँ होती है, यह फंडस भाग में होती है। ठीक है, फंडस भाग में होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 की अगर बात करें हम तो नंबर 1 तो होती है ऑक्जेंटिक सेल। क्या होती है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। नंबर 2 अगर हम बात करें तो एक होती है पेप्टिक, या हम कह सकते हैं मुख्य चीफ। ठीक है, मुख्य चीफ। तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं ये HCl का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, HCl का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पेप्टिक की तो जो पेप्टिक है ये क्या काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है। पेप्टिक जो है ये क्या काम करता है तो वो हम देखेंगे। तो मैं इसको तो यहाँ से कर देता हूँ रफ। ठीक है, यहाँ से इसको कर देता हूँ रफ कर देता हूँ। अब देखिए पेप्टिक जो क्या है, ये क्या करता है, पेप्टिक जो निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, उनको सक्रिय करने का काम करता है। क्या काम करता है, सक्रिय। यानी कि निष्क्रिय पदार्थ कौन कौन से, देखिए एक तो होता है प्रोपेप्टिन। ठीक है, और एक होता है प्रोरेनिन होता है। एक तो होता है प्रोपेक्टिन और एक होता है रेनिन होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये पेप्सिन होता है, प्रोपेप्सिन होता है। ये क्या करती हैं कि इनको सक्रिय कर देती है। क्या कर देती हैं, सक्रिय कर देती हैं। ये निष्क्रिय होती हैं और इन्हें सक्रिय कर देती है। यानी कि ये किसमें, ये क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेनिन में बदल जाएगा और ये पेप्सिन में बदल जाएगा। क्या, ठीक है। अब देखिए जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगी कि जो पेप्सिन है ये देखिए प्रोटीन को, यानी कि प्रोटीन को अम्लीय माध्यम में, चलो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि जो पेप्सिन है वो क्या करता है। पेप्सिन जो है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो पेप्सिन है वह प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को अम्लीय माध्यम में पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, पेप्टोन में, चलो ये आप समझ जाना कि पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई किसकी, पेप्सिन की। अब जो रेनिन है यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रेनिन से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए जो रेनिन है ये क्या करता है, देखिए दूध में शर्करा होती है, कैसीन जो पाई जाती है, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, इसको पैराकैसीन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पैराकैसीन में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बदलता है कि रेनिन जो है, रेनिन क्या करता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बच्चों में दुग्ध को पचाता है। ठीक है, दुग्ध को पचाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। यह दूध को दही में बदल देता है। कौन, रेनिन। तो इसे हम क्या कह देते हैं कि यह दूध दही बनाने वाला एंजाइम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ मैं लिख देता हूँ रेनिन को
मानव में एक नोट डाल के आप याद कर सकते हो इसे कि रेनिन को मानव में दही बनाने वाला एंजाइम कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि रेनिन को मानव में दही बनाने वाला एंजाइम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई कि जठर ग्रंथि जो है उसके बारे में। अब देखिए लास्ट जो है पाइलोरिक क्या है। लास्ट जो है हमने बात कर ली कार्डियक की होगी, फंडिस की होगी। अब हम बात करेंगे पाइलोरिक की। किसकी बात करेंगे? पाइलोरिक की बात करेंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि पाइलोरिक क्या है। ठीक है, नंबर 3 जो है पाइलोरिक ग्रंथि। नंबर 3 जो है पाइलोरिक ग्रंथि। तो हम देखते हैं कि जो पाइलोरिक ग्रंथि है यह पेप्सिन व श्लेष्मा स्रावित करती है। पेप्सिन व श्लेष्मा स्रावित करती है। तो देखिए ये हो गई कि क्या कि ये जठर ग्रंथि के बारे में हमने देख लिया, जो कि हम बता रहे थे कि मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन एक जठर ग्रंथि और होती है एक्स्ट्रा में। तो ये तो हमने बात की कि लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और जठर ग्रंथि, तीनों के बारे में हमने देखा। अब एक ग्रंथि और रह चुकी है जिसको और देखना है हमें। तो वो ग्रंथि कौन सी है? वो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि है। तो चलो अब इसके बारे में और देख लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि। तो नंबर 4 एक तरह से हम कह सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पैनक्रीज बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? पैनक्रीज बोलते हैं। पैनक्रीज बोलते हैं। अब देखिए इसको हम देखें तो क्या होता है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, सबसे पहले देखें कि ये कहाँ स्थित होती है और किस प्रकार से होती है। तो चलो हम बात करें सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो अग्नाशय ग्रंथि है यह यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है वैसे तो, दूसरी सबसे बड़ी हम ग्रंथि लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मिश्रित तो एक ही है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये कैसी ग्रंथि है? यह मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। यह मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि है। और ये कहाँ स्थित होती है? यह आमाशय के नीचे। कहाँ स्थित होती है? आमाशय के नीचे स्थित होती है। ठीक है, आमाशय के नीचे स्थित होती है। अगर बात करें तो हम इसका वजन जो है, इसका जो वजन है लगभग 60 से 90 ग्राम होता है। ठीक है, 90 ग्राम होता है। अब अगर बात करें इसके व्यास की, इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो हो जाती है 12 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें तो हैं अग्नाशय ग्रंथि की मुख्य बातें हैं। ठीक है, ये अग्नाशय रस स्रावित करती है, जैसा कि हमें पता है अग्नाशय रस स्रावित करती है। कौन सा? अग्नाशय रस स्रावित करती है। ठीक है, अग्नाशय रस स्रावित करती है, इसका पीएच मान कितना होता है? जिसका पीएच मान कितना 8.0 होता है। 8.0 होता है। तो आप देखना इसमें क्या क्या होते हैं। अग्नाशय रस की अगर बात करें तो अग्नाशय रस में हम देख लेते हैं कि अग्नाशय जो रस है इसमें क्या क्या होता है। अग्नाशय रस में होता है यानी कि 98.5% जो होता है इसमें